बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी और तब तमाम पंजाब बार काउंसिल की तरफ से तमाम दोस्तों को, लॉ में इंटरेस्टेड दोस्तों को खुशामदीद। आज तीसरी हमारी मीटिंग है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम एक डॉक्यूमेंट्री, आज तीसरी मीटिंग है। पहले 2 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। उसके अंदर 4 पार्ट्स वाली एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, जिसको हम ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि आपस में ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से मुताबिकत रखते हुए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसके बारे में हम क्या गुफ्तगू कर सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री के आईने में हम अपने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, उसकी पोजीशन, मुआशरे के अंदर कानूनन उसको बैठ के डिस्कस करते रहें। तमाम दोस्तों ने देखा होगा कि पहली एपिसोड के अंदर हमने ये देखा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना तो एक ऐसा इदारा था कि पहले 3 जो चीफ जस्टिस ये कहते थे कि भाई ये किस जगह पे हम आ गए। पहले 3 जस्टिसेस ने बल्कि उनको रिज़ाइन किया और बेशुमार जजेस ने वहाँ पे रिज़ाइन भी किया, उन्होंने ये कहते हुए कि ये तो एक तरीके से लफ्ज़ खुडे लाइन है कि यहाँ पे हमें जहाँ पे बैठा दी। फिर चौथे उनके चीफ जस्टिस जॉन मार्शल आए, जिसने इसको प्रॉपरली एक सुप्रीम कोर्ट के तरीके से पावर दी। और पार्ट 2 के अंदर हमने ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल अंदाज के अंदर उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता रहा। पहले ज़माने में वहाँ पे कांग्रेस स्ट्रांग होती थी या पार्लियामेंट होती थी, मगर यहाँ पे जाके आपने अब देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की आहिस्ता आहिस्ता पावर बढ़ती गई। और आज के मामलात में और आज का जो ख़ास तौर पे 3rd पार्ट है, उसके अंदर हमने गुफ्तगू करनी है कि जिस टाइम पीरियड को कहा जाएगा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अपनी पीक पे था और 60s के अंदर कहा जाता है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव था और एक तरीके से कवानीन वगैरह भी वही बना रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आज की जो गुफ्तगू होगी, आज की गुफ्तगू ख़ास तौर पे इस टॉपिक के ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स। उस ज़माने के अंदर 60s के अंदर फंडामेंटल राइट्स को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार पावर वगैरह हासिल की। कोई दोस्त हमें वैसे ये बता सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स क्या चीज़ होती है, इससे पहले कि हम आगे अमरीकी चीज़ें देखें, अपनी थोड़ी सी बात कर लें। मैं वही पूछने लगा था, आपने थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब पहले दे दी। क्या फ़र्क पड़ता है अगर इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके पास राइट टू लाइफ है, बदमाश है आके आपको गोली मार देता है या आपको उठा के कहीं बंद कर देता है, या आपकी दुकान को ये बंदा गवर्नमेंट वाले आके बंद कर देते हैं। राइट्स तो कागज़ के अंदर लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो उसका फ़ायदा क्या? बेसिकली सर, पावर को कर्टेल करने का मैकेनिज्म है, देयर इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। तो ये बेसिकली किसी भी स्टेट के ऊपर या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को लिमिटाइज करने के लिए नहीं, मुझे उसका फ़ायदा क्या है यार? एक साहब ने कहा था कि कागज़ का टुकड़ा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लिखा हुआ है उसके अंदर कि आपके पास ये भी हुकूक है। कोई और दोस्त ज़रा बताए ज़रा। सॉरी, फंडामेंटल राइट्स हैं वो अदालत में जो है प्रैक्टिस हो सकेंगे, अगर इन्फोर्स हो सकेंगे। लफ्ज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिस नुक्ते की तरफ मैं आ रहा हूँ, जिस मामले को आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट है, इब्तदा के अंदर फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट और जुडिकेचर के भी पार्ट्स हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इन्फोर्स कैसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर वो कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आर्टिकल 199 के अंदर आप इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से अगर कोई वायलेशन हो तो आप कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे बैठे हुए वकीलों के लिए समझने के लिए ये है कि ये आपके औजार हैं या आपके वेपन्स हैं या आपका असलहा है, कोर्ट्स, जिसको आप इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को की आप इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं रिट के ज़रिए या पटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। अब चीज़ें क्या हैं समझने की, उसके अंदर ये है, ये कोर्ट्स वगैरह फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, लिखे तो हुए हैं डेढ़ जुमले के, मगर सवाल तो ये आता है कि क्या फ़लाँ चीज़ फंडामेंटल राइट्स में आती है कि नहीं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अमेरिका में देखेंगे राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी है।
वहाँ पे सवाल आया अबॉर्शन इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, वो अभी भी उनका काफ़ी है। हाँ, वो तो आप किसी की लाइफ ख़त्म करने की बात है तो वो उसमें उसका राइट मौजूद है कि नहीं, या कि आपके घर में कोई अमल दखल कर सकता है कि नहीं, ड्यू प्रोसेस क्या है, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका में इसलिए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, उनके बिल ऑफ राइट्स में भी नहीं लिखा हुआ। ये इसलिए उनके पास हकूक़ मौजूद हैं कि कोर्ट ने कहा है कि उनके पास ये हकूक़ मौजूद हैं। इसी के मुताबिक इसी के तरीके से हम देखेंगे कि अमेरिका में आप देखेंगे कि किस तरीके से ओवर टाइम 1930 से लेके आगे 1960 तक उनका सुप्रीम कोर्ट इंतहाई दर्जे, जैसे आप प्रोएक्टिव सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो वाला सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, उस तरीके का हुआ। वो किन जजेस ने किया, उन जजेस की बैकग्राउंड किस तरीके से थी। और उसके बाद आप पार्ट 4 में ये देखेंगे कि अब अमरीकी एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पर कैसे काटने की कोशिश की, अपने बंदे वहाँ पे कैसे बिठाए, क्या मामला है। तो डॉक्यूमेंट्री अभी हम थोड़ी सी देखते हैं, उसके बाद फिर बीच में रोक के बात करेंगे। आज का इशू है फंडामेंटल राइट्स और इन्फोर्समेंट बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, और पाकिस्तान के तनाजुर में भी इसके ऊपर बातचीत वगैरह करेंगे। कोई दोस्त बता सकता है कू क्लक्स क्लैन क्या चीज़ है ये, जिसका दिखा रहे हैं कि जी उसका मेंबर थे, उन्होंने अपॉइंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जज उसको, बाद में पता चला कि वो कू क्लक्स क्लैन का मेंबर था। वो क्या पार्टी थी? कोई दोस्त बता सकता है कू क्लक्स क्लैन, ये जो लाल सफ़ेद टोपियाँ पहन के लंबे लंबे ये बैठे हुए हैं, क्या किस चीज़ के लिए मशहूर थे? वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं जो कि अमेरिका में जो गोरे हैं उनके रूल को 60s के अंदर, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कू क्लक्स क्लैन वो पार्टी थी जो कि कालों को फांसियाँ वगैरह पब्लिकली पकड़ के दिया करती थी और सज़ाएं दिया करती थी, घर जलाया करती थी और ये वो। तो उन साहब को ताहयात के लिए अमेरिका में उन्होंने अपॉइंट भी कर दिया कि जी जनाब वाला आप बने। तो बाद में पता चला कि जज साहब तो कू क्लक्स क्लैन के मेंबर थे, और सवाल ये था कि उसको आप वहाँ पे बैठा रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स उसने करना, ताहयात आपने उसको अपॉइंट कर दिया। लेकिन बाद में अखबार के अंदर ख़बरों में ये पता चला कि जज साहब के तो ये सिलसिले थे, और उनसे पूछा भी गया कि क्या आप कू क्लक्स क्लैन के मेंबर थे कि नहीं थे, ये वगैरह सारे का सारा। बट इस चीज़ के अंदर आप एक चीज़ ये नोट करेंगे कि हाँ उस बंदे की ये थी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये थी, मगर फंडामेंटल राइट्स को आगे जाके जजमेंट्स में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट भी इसी ने किया। तो यहाँ पे एक सवाल वगैरह ये आता है कि बिकॉज आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी ने, उसका प्राइम मिनिस्टर था, उसने फ़लाँ जज को लगा दिया, तो अब जज ताहयात उनके साथ ही नहीं इस तरीके से कंटिन्यू करता। पॉलिटिकल लीनिंग्स इसके अंदर आप देखेंगे उसकी क्या हैं वगैरह, ओहदे की रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स और होती हैं। इसके अंदर आप देखेंगे ह्यूगो ब्लैक, ही एंडेड अप बीइंग द बिगेस्ट डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पिछली तारीख के ऊपर या जो हम गुफ्तगू कर रहे थे तो वहाँ पे हम ये बात कर रहे थे जुडिशल एक्टिविज़म की। तो ज़्यादातर अमूमन ये कई दोस्तों का रुझान ये लग रहा था कि जुडिशल एक्टिविज़म इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप आउट ऑफ द वे जाके आप किसी और का काम कर रहे हैं और ये वो वगैरह। ये आपके सामने एक इंस्टेंस आया जहाँ पे बच्चों का वो बता रहे हैं कि जी वो एक रिलीजियस जेहोवाज विटनेस थे, उनका रिलीजन उनको नहीं इजाज़त देता था कि वो फ्लैग को सलूट करें, वो सिर्फ अल्लाह मियाँ या उनका जो भी था उसके अंदर रिलीजन के मुताबिक उसके लिए सिर्फ पाबंद हैं। उनके फंडामेंटल राइट्स ये थे। मगर जहाँ पे जुडिशल उसको कहते हैं जुडिशल रिस्ट्रेंट वाला जज था, या जो डेमोक्रेसी में वो फंडामेंटल राइट्स में जो नहीं करता था, उसने उसकी पिटिशन खारिज कर दी। तो एक चीज़ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जाके आप जुडिशल रिस्ट्रेंट की और जुडिशल एक्टिविज़म की बात करते हैं, तो फिर जुडिशल एक्टिविज़म मैं तो कम से कम चाहूँगा फंडामेंटल राइट्स के मामलात में होना चाहिए। आउट ऑफ द ब्रिक किल्न वर्कर्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं कि भट्टों के ऊपर बच्चों को और ख़ानदानों को बांध के रखा हुआ है, तो अगर जुल्ला साहब के पास ख़त आता है चीफ जस्टिस जो उस टाइम के ऊपर दे, तो वो फिर उसके ऊपर उस ख़त को कन्वर्ट करके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जुडिशल एक्टिविज़म आई थिंक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हाउएवर दिखाया कि आगे, और आप बिलखुसूस ये देखेंगे ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत पड़ती है किसको? माइनॉरिटी को, मेजॉरिटी को नहीं। गवर्नमेंट वाले या जो अपोजिशन वालों को असल में सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है? हमेशा वही मचाता है बंदा जिसके हकूक़ को पामाल किया जा रहा होता है। अपोजिशन वालों को रगड़ा मिल रहा है तो वो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे।
गवर्नमेंट वाले आके कहेंगे नहीं जी गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है, हमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स लिखे ही इसलिए गए हैं कि आप हर बंदे को प्रोटेक्ट करें और कमज़ोर को करें। ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस एक साइड पे थे और एक साइड पे थे, उन्होंने कहा कि जी अगर डिसाइड करती है स्टेट, मैं नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं अच्छा लगता ये, मगर अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो फिर गवर्नमेंट ठीक है, यानी जुडिशल रिस्ट्रेंट दिखाया और फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट नहीं किया। तो ये टेंशन और ये नुक्ता आपको देखना पड़ेगा कि हाँ आप बेशुमार, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा किसी से पूछे ना कि या मेरे से पूछे कि मोहम्मद भाई जुडिशल एक्टिविज़म या जुडिशल रिस्ट्रेंट को आप किसको सपोर्ट करते हैं, मेरा जवाब ये होगा हर फील्ड पे डिपेंड करता है। बिकॉज जुडिशल एक्टिविज़म होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और करप्शन को ख़त्म करने के लिए। अगर आपके सामने आ रहा है कि कोई बंदा अबव ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ऊपर है तो फिर शायद आपको हाथ डालना पड़ता है। उसके हकूक़ भी आपको पामाल नहीं करने चाहिए ड्यू प्रोसेस के, सुप्रीम कोर्ट ही उसको पकड़ ले, उसके बाद वो गिल्टी हर जगह के ऊपर ही होता है। लेकिन बेशुमार जगह के ऊपर माइनॉरिटीज़ के ही राइट्स, ब्लास्फेमी के इश्यूज़ वगैरह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाके देखा है। कहने को तो आप कह सकते हैं कि जी पुलिस वाले खुद देख लेंगे, नीचे से सारे का सारा होगा, इंक्वायरियाँ उन्होंने करवाई हैं। समझने की ये बात है कि डिपेंड करता है कि मेरा जवाब इसका जुडिशल एक्टिविज़म या जुडिशल एक्टिविज़म बेहतर है कि रिस्ट्रेंट बेहतर है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कोर्ट को शायद नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, उनके पास शायद एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बैठ के कहेंगे कि जी बिजली का बिल इतना होना चाहिए, कि फ़लाँ मोबाइल के ऊपर इतना चार्ज वगैरह क्यों किया जा रहा है। अगर फंडामेंटल राइट्स मामाल हो रहे हैं तो फिर येस यू गो अहेड एंड डील विद दैट, बट कई जगह पे ग्रे एरियाज आ जाते हैं। अब आपके मोबाइल के ऊपर उसको कहते हैं इकोनॉमिक क्वेश्चन भी है और फंडामेंटल राइट्स का भी है कि हर बंदा मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर वो मोबाइल कंपनियां बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, आप उनको कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरा क्लाइंट ही ना यार कोई वो किसको कहते हैं, मोबलिंग वाले कहेंगे कि यार मोहम्मद को वकील नहीं करना, चलो ठीक है। बट बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि ये चीज़ नुक्ता आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे और अपना ज़हन करेंगे कि जी ये जज कर क्या रहा है। डिसीजंस तो हर तरीके की होती हैं, जस्टिफाई करने के लिए भी हर तरीके से होता है, मगर आपके सामने अभी एक एक्सट्रीम दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव हैं, हम गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं जो करें। फिर गवर्नमेंट के ऊपर जब आप ये मामला छोड़ते हैं फिर तो आम आदमी होता है वो रोल आ जाता है, और माइनॉरिटीज़ जो होती हैं वो अमूमन अगर गवर्नमेंट के एजेंडा पे नहीं है कि उनको नहीं प्रोटेक्ट करना, या गवर्नमेंट के एजेंडा पे कि ये ऑपोजिशन वाले इनको करना है, तो फिर कोर्ट का असल में फंडामेंटल राइट्स का फंक्शन ही यहाँ पे आता है। बिकॉज अभी भी आपके सामने ये पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ऑपोजिशन में जो भी होता है वो दूसरे वाले आके उसके अगेंस्ट मुकदमे खोल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इस तरीके से। तो फंडामेंटल राइट्स उनके लिए प्रोटेक्शन है। अब आप जाके ये कह सकते नहीं जी करप्ट बंदे हैं, इनको क्यों करना चाहिए, इनको तो सीधा टांग देना चाहिए, इनको फांसी क्यों नहीं दे देते सारे आम वगैरह, ये गुफ्तगू होती रही इलेक्शंस में ख़ास तौर पे होती। मगर फिर फंडामेंटल राइट्स और ड्यू प्रोसेस का कहाँ पे आ गया। आर्टिकल 10A आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ट्रायल चलेगा और उसके ऊपर करेंगे। तो आर्टिकल 10A आपके रिश्तेदारों और आपके सपोर्टर्स के लिए तो नहीं, आपके नापसंदीदा लोगों के लिए भी हैं। अगर आप जाके ये कहते हैं राइट टू ह्यूमन डिग्निटी वाली बात है, तो फिर जिसने बच्चों का जो मर्डरर है उसको क्यों कहते हैं कि फिर सरेआम फांसी दी जाए या यही कर लिया जाए। जिसको आप नापसंद करते हैं उसके लिए आप कहते हैं कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, या उसको तो कल ही टांग दो यार। ही हैज़ टू बी गिवन अ ड्यू प्रोसेस। और समझने की यहाँ पे वकीलों का ख़ास तौर पे तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि वो अनपॉपुलर लोगों को भी डिफेंड करते हैं। मेरे सिर्फ इसलिए नहीं करते कि फ़ीस वगैरह वो दे रहे होते हैं, बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको डिफेंड करते हैं क्योंकि किसी ने करना है। इट इज़ योर राइट एंड योर ऑब्लिगेशन कि आप जब उसका वकालत उसको अगर कोई डिफेंड नहीं करेगा, एंड मुमकिन है कि इनोसेंट हो, क्यों इनोसेंट बंदों के ऊपर पर्चे यहाँ पे नहीं होते। और हीनस से हीनस क्राइम्स वगैरह के ऊपर, या अगर किसी को ख़राब वगैरह करना हो तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का कर देते हैं, अगर वो माइनॉरिटी है, ये है। अब वहाँ पे आप उसको डिफेंड करेंगे नहीं करेंगे वगैरह, यहाँ पे वकील अपनी जान जोखों पे खेल के, असल में काले कोड की तकद्दुस और जो स्ट्रेंथ वाली बात है समझने की ज़रूरत ही ये है। आप इसलिए कहने को तो वही लोग ही आपको कह सकते हैं कि भाई आपको पैसे देते हैं, आप लोगों की तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं।
और इस तरीके से मामला नहीं। इस प्रोफेशन की अजमत ही ये है, इट्स नॉट अबाउट पैसे, इसका ये है कि वो नहीं बोल सकता। आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आपके पास जहन है, आपके पास कानूनी नॉलेज है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स का है, आप उसके लिए खड़े होके बोलते हैं। और अल्लाह मियाँ का नाम एक वकील भी है इसी वजह से। और ये सारे का सारा बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं इसके अंदर प्राइड लेने की, ये मीटिंग्स और ये गुफ्तगू करने की भी ज़रूरत है, इसमें प्राइड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे जाके हमारा अनफॉर्चुनेटली रीत ये पड़ गई हो जी वकील के ख़िलाफ़ पेश हो रहा है, और जो मेरा ज़ाती मुकदमा है वो मेरे सामने से क्यों पेश हो रहा है जी ये करके, कि दूसरा इंसान नहीं है, दूसरे को सुनने का हक़ नहीं है, या दूसरे का मुकदमा सच्चा नहीं हो सकता। वकील के साथ अमूमन तो नहीं ज़्यादती हो रही होती कोर्ट्स के अंदर अगर आप कर रहे हैं, और ये कि जी उसका नहीं है यार, बेशुमार जगह पे होता है। सेशन कोर्ट में रोज़ ही आपको नज़र आ रहा होता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ पेश होता है जी, इसको पकड़ के मारें। मुझे भी नहीं पसंद बेशुमार ज़ाती मुकदमों के अंदर फैमिली के अगर कोई होते हैं या करके कोई ना कोई तो सामने हो रहा होता है, बट किसी न किसी के अंदर किसी न किसी ने तो पेश होना है। और अगर कोई हो रहा है वगैरह वो फिर आपका पर्सनल मामला एक हद तक हो जाता है, लेकिन आपके अपने ताल्लुकात तो आप उसे ख़राब कर सकते हैं, मगर ये उसका हक़ है। वकील का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला हक़ ये है, यहाँ पे आप सारे बैठे हुए हैं, कि आपने किसी की तरफ से वकालतनामा दे दिया, अगर वो आपने प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ नहीं है, तो आपका हक़ है भाई। और बार काउंसिल का काम है कि हम आपको प्रोटेक्ट करें। अगर आपको बाकी चीज़ें वगैरह के ऊपर तो होती रहती है गप वगैरह कि ये हो गया, ये हमारे तो यहाँ पे ओहदेदार ही आ जाते हैं खुद सारे के सारे करके अपने वकालतनामे दे देते हैं कि ये करके जिस तरफ आवाज़ चल रही होती है उनके लिए आप मुकदमा कर देते हैं। बट बात ये बार काउंसिल को और दूसरे लोगों को, ओहदेदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। जो नापसंदीदा चीज़ों को भी बंदे डिफेंड वगैरह कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कालों को यहाँ पर डिफेंड करते थे, उनको नहीं पसंद करते थे, काला जाके प्रेसिडेंट भी बना है अमेरिका का। और ये सारी की सारी चीज़ें मामलात बदलते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं, और आपकी अज़मत और आपको अपने आप को उठा के इसलिए आपने सारों के सामने पेश करना है। आपकी बड़ाई ये है कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ते हैं, लोगों को राइट्स दिलवाने के लिए लड़ते हैं। डिसाइड कोर्ट करता है, वो भी बहुत अजीम इंस्टीट्यूशन है, बट दिस इज़ वाई लॉयर्स है। आप जान जोखों के ऊपर करते हैं, उनके पास तो बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे वकील घर से निकलता है मोटरसाइकिल के ऊपर और दूसरी पार्टी उसको गोली मार देती है, ये कर लेता है, बट ये आपकी अजमत है। 50-60s के अंदर कम्युनिस्ट्स वगैरह अमेरिका के अंदर थे, उन्होंने एक कानून बना दिया कि जी कम्युनिज़्म ये मुल्क दुश्मन है सारे के सारे, तो इनको नहीं है, इनको उस कानून के तहत लोगों को सज़ा 11 बंदों को दे दी गई। और वो मामला उठा के सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कानून को अपहोल्ड किया, मगर इसने ब्लैक जो है इसने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। वो लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ, तो ये लॉ गलत है, राइट। बट ये हारा। 2-3 चीज़ें इसके अंदर नोटिस करने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये देखें कि वो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि उसने डिसेंट किया, उसके बावजूद उन्होंने जाके ये लिख दिया आगे से जाके ये कहा कि जी तू तो कम्युनिस्ट है और सारे के सारे। ये आपको एक जज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, आप मुकदमा हार रहे हैं, एज इन वोटिंग वगैरह हुई, 9 जजेस के अंदर से 7 एक साइड के ऊपर हैं, तो बाकी तो हो गया पड़ी हुई, वो भी लिख दें कि हाँ ठीक है यार। मगर आपकी कमिटमेंट अगर किसी चीज़ के साथ है या कोई इस तरीके से आप लिखते हैं और फिर उसके साथ जो आपको भुगतना पड़ता है वो फिर अलग चीज़ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बार काउंसिल के अंदर हम ये देखते हैं, वो 5 नंबर लॉग एक्ट वाला जो मामला था बहाउद्दीन ज़करिया का और ये वो वगैरह, सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर एक ऑर्डर मौजूद था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये लड़के नया लॉग एक्ट दें। अब यार मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, अब मुझे भी बड़ा पसंद है कि लोग आप सारे आके कहें कि मोहम्मद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा हुआ, जज का ओथ, या अगर आप कोई किसी कमेटी में बैठे हुए हैं आपका ओथ लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक लिखना है, तो लिखना पड़ा। बाकी के सारे अगर दूसरी साइड पे भी हो जाएं, अगर आपकी कमिटमेंट है किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ और वकील की और रूल ऑफ लॉ और रेगुलेशंस के ऊपर, देन यू हैव टू गो बाय दैट। एक एग्जांपल यहाँ पे आ गया, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ये देख लें, बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, होना चाहिए, अच्छी चीज़ है,
नहीं आपको, बिकॉज आपके वो किसको कहते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी देख लिए जाते हैं, आप अगर कोई चीज़ अपलोड करते हैं वो भी देखी जा सकती है फेसबुक के ऊपर। और अगर फॉर एग्जांपल प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनको आपने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, पहले आप कर रहे थे, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई बता सकता है? अमेरिका में तो लिखा होना है कांग्रेस शैल मेक नो लॉ, उसको ह्यूगो ब्लैक तो कहता था कोई भी कानून नहीं बना सकते। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्या लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट राइट है, बाय ऑन व्हाट ग्राउंड्स ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि अमरीकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल एज वेल। दूसरी जगह से जब आप कवानीन में यूज़ करते हैं वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते, और द इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आप उसको इस तरीके से इस ग्राउंड के ऊपर जस्टिफाई करते हैं, और एनी पार्ट देयर ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स उनके अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते। पब्लिक ऑर्डर जिसकी वजह से किसी को गालियाँ दुश्मनी ये वो वगैरह उसके ऊपर भी आप नहीं कर सकते, उसके लिए भी MPO और ये वो अगर आप पीस के अंदर कोई आप मसला वगैरह क्रिएट कर रहे हैं वो हो सकता है। डिसेंसी और मोरालिटी, फाशी भी नहीं आप लेके कर सकते जी मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है वगैरह, नंग धड़ंग फिरना शुरू कर दें हर जगह के ऊपर, तो मना किया हुआ क्यों? क्योंकि वो आप कहें जी मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी मर्जी है। उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमीशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कि आप कहते हैं जी आग लगा दो, कत्ल कर दो, फलां को ये कर दो, तो वो भी आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कोर्ट को भी प्रोटेक्ट किया। कोर्ट को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, कोई बता सकता है क्या ज़रूरत है? उसके पुतले चल रहे थे ह्यूगो ब्लैक के और उसको गालियाँ पड़ती रही हैं और ये वो वगैरह। अमेरिका में इंग्लैंड के अंदर उन्होंने एक जजमेंट दी थी, तो वो अखबार की हेडिंग थी यू फूल्स, उसकी जज साहब की तस्वीर लगा के उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की लगाई हुई थी। तो वाई शुड यू प्रोटेक्ट, पाकिस्तान के अंदर क्यों जुडिशरी को करें? उनकी प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि वो बेखौफ जो है वो पीस को प्रमोट कर सकें और पीस को जो है वो इन्फोर्स करवा सकें। तो बाहर भी तो होता है, बल्कि हमारे से ज़्यादा ही इन्फोर्स होता होगा। सिस्टम का तो उनको प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिली, वो फिर भी वो करवा लेते हैं, क्या ये लाजमी है? मच मोर इम्पोर्टेंट इज इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। हाँ, तो वो अकाउंटेबिलिटी अगर आपके पास, इफ़ यू डोंट गो अहेड एंड डिस्कस वगैरह ये सारे का सारा, सो हाउ आर यू गोइंग टू गो अहेड एंड देखिए सुप्रीम कोर्ट भी और बाकी कोर्ट्स भी ये नहीं कहते कि आप हमारे कॉन्डक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, वो कहते हैं रीजनेबल तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं, एक लिमिट के अंदर रह के कर सकते हैं। कंटेम्प्ट के नोटिस अदरवाइज आ जाते हैं। देखो मामला इसके अंदर घुमा फिरा के ये आता है, इसका मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि जी कोर्ट के अगेंस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है नहीं कर सकते। एंड ऑफ क्वेश्चन, कोई आर्ग्यूमेंट वाली कोई इसके अंदर गुंजाइश ही नहीं है। दैट इज़ व्हाट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, अनलेस इट इज़ अमेंडेड दैट इज़ व्हाट इट इज़। पी आज़ट में अगर आप रीजनिंग वगैरह के बारे में बात करें तो दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो इब्तदा के अंदर जिसको प्रोटेक्ट करने की शायद ज़रूरत है। डिग्निटी और ये सारे के सारे से जो ताल्लुक़ वगैरह रखता है वो करने की है। दैट इज़ वाई प्रॉब्ली ऐड किया गया। आप प्लीज़ सुनाइए सर। और इसमें देखिए रिपोर्टर ने आके एक सेकेंड उसने ये कहा था कि जस्टिस ह्यूगो ब्लैक, उसने रिपोर्टर ने एग्जामिन किया और रिपोर्टर ने आके ये रिलीज़ किया कि जी वो तो कू क्लक्स क्लैन का मेंबर है, और उसके ऊपर बातचीत वगैरह हुई। उसने इंटरव्यू दिया, उसने रेडियो के अंदर उसने तकरीर वगैरह की। तो वो है, उनके नॉर्म्स फ़र्क हैं, हमारे फ़र्क हैं। दो तीन चीज़ें देखो यार इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने वाली। एक ये कि एक केस आपके सामने ये रखा हुआ है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर ये था कि कालों का और गोरों के बच्चे इकट्ठे स्कूल के अंदर पढ़े जाएंगे कि अलग-अलग स्कूलों में रखेंगे। सीधा है। आपके सामने ये बताया कि जी पिछला जो चीफ जस्टिस था फ्रेड विंसन, वहाँ पे उसके सामने ये मामला हुआ
तो सारे जजेस ने कहा यार सर देखे ना जी, हमें तो शायद अच्छा ना लगता, लेकिन क्या ये कोर्ट का काम है इसमें इंटरफेयर करने का। और तकरीबन मेजॉरिटी इसको खारिज करने लगी थी केस को कि जी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो चीफ जस्टिस जाके फौत हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है ये वाला, किसको कहते हैं, मेरा पसंदीदा चीफ जस्टिस अमरीकी अर्ल वॉरेन, जो कि सियासतदान था, गवर्नर था स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का। और वो चीफ जस्टिस इसलिए अपॉइंट हुआ कि जो प्रेसिडेंट आइजनहावर था उसके मुकाबले में इलेक्शन पे खड़ा हुआ था, तो उसकी फेवर में बैठा, तो उसने कहा कि तू यार मुझे चीफ जस्टिस बनाएगा अमेरिका का। वीडियो में ये कह रहे थे, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे भी इस लेवल की होती है। उन्होंने एक पॉलिटिशियन को जाके बना दिया चीफ जस्टिस। अब जहाँ पे लोगों की, और पॉलिटिशियन ने क्या किया, उसने पॉलिटिकल मूव या ये चाल वगैरह, उसने कहा, पहले तो सवाल ये था ना कि जी क्या कोर्ट कर सकता है कि नहीं। उसने जाके कहा कि ये बात नहीं है, बात ये है कि इमोरल चीज़ आप सारे मानते हो, हम बर्दाश्त सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि नहीं, कि हम आंखें बंद कर लेंगे इसके बारे में। फिर उसने जाके अलग-अलग जजेस को अप्रोच किया और ये वो करके सारे का सारा एंड में जाके यूनानिमस डिसीजन जो कि खारिज हो रही थी, वो पिटिशन एक्सेप्ट हो गई। वंस अगेन लीगल प्रोसेस के बारे में बेंच का मेकअप, अब हम यहाँ पे वकील बैठे हुए हैं, सारे का बेंच का मेकअप, उनका माइंड, और किस तरह आप सवाल क्या सेटअप करते हैं। आपने अगर किसी का मुकदमा करना है तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं आप पहले कि जी मेंटेनेबिलिटी का है, ये कोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी पार्टी जो रिलीफ हासिल करना चाहता है वो कहेगा कि जी देखें, इब्तदा यहाँ से करेगा कि जी लोगों को कत्ल किया जा रहा है, या ये किया जा रहा है, या वो किया जा रहा है, और उनके फंडामेंटल राइट्स, और इस तरीके से। सो वकील का गुर ये है कि आप उसको, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये फारूक खोसा साहब हैं, ये मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा हुआ था, आज रात को ही लिखा था। कल मैं था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी मैंने अभी पोस्ट लगाई हुई थी कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। एक मंसूर अली शाह साहब और अमीनुद्दीन साहब की डिवीज़न बेंच, 2 बेंच था जजेस का सुप्रीम कोर्ट में लाहौर रजिस्ट्री में। तो एक पुलिस वाले का केस टेकअप हुआ जिसको प्री अरेस्ट बेल के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था कोर्ट के सामने, और प्री अरेस्ट बेल उसको पहले मिली हुई थी, और गवर्नमेंट का वकील और जो उसका पटिशनर का वकील है, वो नज़र आ रहा था कि दोनों का पुलिस को कौन अंदर करना चाहता है, सारे का सारा। वो कह रहे थे कि यार कोर्ट से तो जान छुड़वाओ। उनको कहा कि जी फ़लाँ रिपोर्ट अभी आनी है इस केस के अंदर, फ़लाँ का इंतज़ार कर लें, राइट। उसने ये कहा कि कोर्ट को ये लुकमा दिया कि, और कोर्ट एडजर्न कर रहा था कि जी हाँ ठीक है, ये फिर अगले बेंच, अगले में देखेंगे, जो 2-3 महीने के बाद जब बारी आएगी, जब देखेंगे उस टाइम के ऊपर। कि दूसरे जो कंप्लेनेंट का वकील था, वो खोसा साहब थे, कोई फारूक खोसा साहब, मैंने देखे नहीं हुए थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जिसने 2 बंदों को मर्डर किया हुआ है, पुलिस वाले ने इनकाउंटर में मारा हुआ है, और ये वो क्रिमिनल थे? नहीं जी, वो राह चलते हुए उन्होंने पकड़ के 2 बंदों को किसी और के साथ इनकाउंटर कर रहे थे, राह चलते हुए उन 2 लड़कों को भी साथ कर दिया, ये कंप्लेंट है। ये वहाँ पे जजेस के कान खड़े हो गए, बिकॉज जज साहब उसके सामने, वो जो क्वेश्चन उनके सामने था कि जी पहले एक पार्टी ने ये सेट किया हुआ था कि जी वो रिपोर्ट आएगी तो तब देखा जाएगा, तो वो आहिस्ता 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 एंड में उसकी बेल खारिज हुई, और जहाँ पे वो एडजर्न हो रही थी, यही इम्पॉर्टेंट चीज़। और ये आपका गुर है वकालत के अंदर कि आप इसको फ्रेम कैसे करते हैं, मौके पे आप क्या जुमले किस तरीके से सवाल करते हैं, आप उसको किस तरीके से पुट क्रॉस करते हैं, और जजेस के सामने भी किस तरीके से करते हैं कि उनके भी कान खड़े हों, और वो करके लोगों के सामने बैठे होते हैं। अब पुलिस के मर्डर, अब वो ये नहीं चाहेंगे कि जी कि ये बात अगर है कि सारों के सामने कि जी वो पुलिस को 2 बंदों को उसने मर्डर किया हुआ एक्स्ट्रा जुडिशियल, और रिपोर्ट भी एक कोर्ट की आ चुकी हुई थी सेशन जज की उसके ऊपर कि हाँ इसने किया है। जब ये चीज़ें निकलनी शुरू हुई आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो अच्छे वकील का गोर यही होता है। करने के लिए तो आसान तरीका यही था कि ठीक है यार 2 महीने के बाद देख लेंगे, बट वंस अगेन स्किल ऑफ एडवोकेसी और आपका जो अंदाज है, ये दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अप्रोच इट। वो वकील शोर भी मचा सकता था, नहीं जज साहब आप कैसे कर सकते हैं, उसने कहा कि जज साहब इसके अंदर मामला सीधा सीधा, ये आराम से इंच बाय इंच उनको साथ लेके गया, और उनको लेके गया। पहले एक शॉकिंग चीज़ से बात की कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला है, रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी हुई है। ये 15 फॉर एग्जांपल
बेशुमार दोस्त आ जाते हैं कि जी सर देखें ये टाइम सिविल कोर्ट के अंदर अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि सर देखें दूसरी पार्टी भाग रही है और ये जब हर तारीख पे भाग, अगर आपने लिख के नोट कर लिया हुआ है जाके थोड़ी सी जहमत कर लो, ऑर्डर शीट पढ़ लो, उसमें कहो कि जी 18 पेशियों के ऊपर उन्होंने एडजर्नमेंट लिए हैं, 18 पेशियों के ऊपर किए। वंस अगेन हाउ यू फ्रेम इट, हाउ यू मेक एन एफर्ट, वकील का गोर ये है। एडवोकेसी में आप इसके साथ 18 के ऊपर कान खड़े हो जाते हैं, मगर अगर आप कहेंगे सर हर दफ़ा भाग जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और चेक करके अगर आपके फिंगर टिप्स के ऊपर ये हैं या पिछली तारीख पे कतई आखिरी मौका दिया हुआ, आखिरी मौका दिया हुआ, ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होते हैं। लेकिन बेशुमार हमारे दोस्त जिनको डेटे लेने की, दूसरी पार्ट डेटे होने की अलाउ करने की होती, ये काम नहीं किया होता। होमवर्क एडवोकेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एडवोकेसी और ये सियासतदान था वगैरह, कई जगह पे यहाँ पे तो लगता है कि सियासतदान बेहतर जज होता है, बिकॉज वकीलों की जहनीत और हम दोस्तों की, हम बहुत नैरो और बहुत कानूनी नुक्ते के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। दूसरे बंदे को शायद ना रजिस्टर, और सियासतदान को ज़्यादा पता होता है कि इसको इस तरह कन्विंस करना है, इसको इस तरह करना और इसको तड़ी लगानी। आखिरी वाले को उसने यही कहा कि भाई अब सारे के सारे एक साइड के ऊपर भी जाने दे। सो स्टफ लाइक दिस, ये आपको दिखाने का एक मकसद भी ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर ऑल्सो मैनेजिंग द जज, या वो इंसान बैठा हुआ है, 3 जजेस बैठे हुए हैं, 2 जजेस बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, 3 जजेस का बेंच है, इसके सामने करना है, इसके सामने नहीं करना है, स्टफ लाइक दैट। ये कैलकुलेशन होती है, इनका रुझान है, इनकी ये जजमेंट है, इनकी इसके खिलाफ जजमेंट है, यार इसके सामने नहीं करना, इसने तो 3 पे पिटिशनें आइडेंटिकल पहले खारिज की हुई, किसी और बेंच के सामने मौका ले ले। सो स्टफ लाइक दैट इज़ पार्ट ऑफ, आई मीन किताबों में तो नहीं आपको मिलेगा, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द मैनर, ये जिस तरीके से सारा चलता है। पाकिस्तान में वहाँ पे तो आई मीन आई डोंट नो, अमेरिका में हमें हर वक्त क्यों लेक्चर वगैरह करता रहता है, काले गोरे वाला मामला तो उनका अभी भी वहाँ पे चलता रहता है। सो मॉरल हाई ग्राउंड और वो वगैरह वो कौन होते हैं हमें करने वाले, सारे के सारे गिनवाने वाले, ये सारी की सारी चीज़ें। हमारी भी काफ़ी बुराइयाँ वगैरह हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सी कम्युनिटी है जो कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट हो रही है? हज़ारा कम्युनिटी की प्रोटेक्शन वगैरह का मामला आपके सामने है। वहाँ पे जितनी वो लाशें वो उठाते हैं। आई मीन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ये, हाँ सॉरी, वो भी आप उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आर्मी एक्ट वगैरह का जो मामला है वो भी आप देखेंगे कि एक नौयत के एक किस्म के सारे बंदों के लिए आपने किया हुआ है। उससे ज़्यादा अगर आप फॉरेन, आई एम सेइंग एक क्लासिफिकेशन ये कि उसको कहते हैं क्रॉस ड्रेसर्स जो हैं हमारे, क्या एग्जैक्ट टर्म क्या है, ट्रांसजेंडर जो हैं, उनके लिए कानून वगैरह बना है। अब वहाँ पे ये सवाल वगैरह आता है कि आपको शायद ना पसंद हो, मगर फंडामेंटल राइट्स का प्रिंसिपल और ये है कि उनके इंसान तो हैं, ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। सो आपको फिर उनको देना पड़ेगा सारे के सारा जो भी उनका राइट वगैरह। यू माइट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट ऑल ऑफ दिस, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं फिर सारों को वो देने पड़ते हैं हकूक़, सिर्फ आपके पसंदीदा लोगों के लिए नहीं है, नापसंदीदा लोगों को भी फिर आपको ड्यू प्रोसेस देना पड़ेगा। और वहाँ पे जाके थोड़ा सा सवाल वगैरह ये आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स वगैरह हैं या जो एंटी स्टेट ग्रुप्स हैं या रिलीजियस ग्रुप्स हैं, अब उनकी कहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो फौत हुए थे रिसेंटली, क्या नाम है ग्रुप, खादम रिजवी साहब की जो पार्टी वगैरह है, वो अब कहाँ पे क्या वो स्टेट उसके अगेंस्ट है। तो वंस अगेन मैं ये बता रहा हूँ, ये सवाल आते हैं जो कि जजेस के सामने आते हैं, एंड देन दे हैव टू गो एंड डिसाइड वन वे और दी अदर। अब अगर आप फंडामेंटल राइट्स को आप करेंगे ज़्यादा, और ये भी एक तरीका हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ दीज 15 पीपल की कम्युनिटी एट लार्ज। फंडामेंटल राइट्स के अंदर इशू ये आ जाता है कि आप मेजॉरिटी आप तोल नहीं सकते मेरे नज़दीक। फिर एक बंदे का फंडामेंटल राइट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एवरीवन एल्सेस फंडामेंटल राइट। यू कांट गो एंड डिप्राइव इट कि जी आपको 99% बंदे पसंद नहीं करते, तो यू डोंट हैव अ राइट टू लाइफ, या यू डोंट हैव अ राइट टू अर्न, या आपको जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हम नहीं देंगे। सो दिस इज़ ऑल ग्रे एरियाज़, और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप खेलते हैं।
और अमेरिका में भी यही नज़र आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे लग, और वहाँ पे किसने किया, NAACP के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर थर्गर्ड मार्शल के नाम से एक वकील था, वहाँ पे वकीलों ने मुआशरे को चेंज किया। यहाँ पे भी ये सिलसिला है, NGOs और ये जो प्रोएक्टिव दोस्त वगैरह होते हैं, अगर करना है, वंस अगेन हमारी कम्युनिटी है जो कि एट द फोर फ्रंट होती है, क्या बंदूक के ज़रिए नहीं या प्रोटेस्ट वगैरह करके भी नहीं, आप कोर्ट्स में तब्दीलियाँ लाते हैं। अमरीकी मुआशरा जो चेंज हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने पहले स्कूलों को चेंज किया, गोरों और कालों के बच्चों को उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा किया। अगर वो ये जाकर पिटीशन जमा करवा देते जी आप ऑर्डर करेंगे जी हम काले गोरे लोगों से शादियाँ कर सकते हैं, या ये मिल के इनको कहेंगे कि हर बिजनेस के अंदर इकट्ठे, तो वॉज नॉट गोइंग टू हैपन। स्ट्रैटेजी लॉयर्स की वंस अगेन आपके सामने आई, समथिंग एज सिंपल एज बच्चे ऑफ देम एजुकेशन टुगेदर, फंडामेंटल चेंज पूरे मुआशरे के अंदर आया। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जिन्होंने नहीं माना था वो भी 10 साल नहीं करते रहे, फिर कोर्ट ने तंग आके कहा कि जब कोर्ट के अंदर से जजेस भी चेंज हुए, उन्होंने कहा जी अब हम करवाएंगे, नहीं करते तो अब हम करवाएंगे, और फिर उन्होंने करवाया। इसके अगर अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर पढ़ें तो वहाँ पे इन्होंने फिर ऑर्डर किया था कि जी, और शहर में क्या हुआ करता था जी, कालों के अलग इलाके हैं, गोरों के अलग इलाके हैं, तो कहते हैं कि जी गोरों के स्कूल में तो ये बंदे बच्चे आ सकते हैं ना, काले तो रहते ही दूर हैं। तो फिर उन्होंने बसिंग का सिस्टम ऐड किया था, इधर से बच्चे जाके उन्होंने कहा जी अब मिक्स होंगे। दिस इज बसिंग केसेस वगैरह, इसके बारे में भी आप आगे देखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि कोर्ट का क्या काम था कि सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, बेहतरी या तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने किया इस चीज़ के अंदर और शायद बेहतरी की तरफ ही हुआ। बाकी दुनिया वाले तो अमेरिका को यही कहते थे कालों के साथ तुम क्या कर रहे हो। अब उनका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बना है, बट इतनी भी वहाँ पे मुआशरा को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से सही नहीं हुआ। या दिस इज़ समथिंग आई रिकमेंड टू एवरीवन, एवरी पर्सन हुज हेयर, आई रिकमेंड किताबें पढ़ें। इसलिए नहीं कि आपको उसका सवाब होगा, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कोई गहरे अंदाज के अंदर कोई गुफ्तगू आपके साथ कोई बंदा करेगा नहीं। किताब जब आप पढ़ेंगे, इस बंदे ने जो जज था जिसने उनका सारा मुआशरा बदल डाला, उसका क्या अंदाज था, किताबें पढ़ता था, पुरानी किताबें, गहरी किताबें पढ़ता था, चीज़ें अंडरलाइन करता था और उनके बारे में कि वाई गलत सही। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, अखबारें क्यों पढ़नी चाहिए, अपने पसंद की चीज़ें अन्यवा क्यों ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि वकालत में है ही पढ़ाई। अगर जब तक आप ये स्किल नहीं डेवलप करेंगे, सवाल करने का स्किल अपने जहन में नहीं करेंगे, तो वही तो नहीं आनी है नाउज़ुबिल्लाह। वैसे तो हवा में तो नहीं आपको पता चल जाना कि जी अचानक आपने बैठ के ये किया तो जी ये इसके अंदर गलती है। जजमेंट्स भी पढ़ें और उसके अंदर पढ़ें कि ये सही है, ये गलत है, इस तरीके से। तो आपको मैं इसलिए यहाँ पे एक सेकंड दोबारा फौरन रोक लिया कि यू सी दिस ग्रेट मैन, वो अनपढ़ था, वो BA उसने नहीं किया हुआ था, उसने यूनिवर्सिटी में तक करके खुद पढ़ के उसने किया हुआ था, वो पहाड़ी जगह से आया हुआ था, पॉलिटिशियन था माना अपना करके, वो आपसे ज़्यादा हम्बल उसकी बैकग्राउंड थी, किताबें पढ़ता था और उसको पकड़ के वो अपना जहन उससे शार्प करता था। ये आपको करनी पड़ेगी, ये वर्जिश आपको करनी पड़ेगी और ये है भी वर्जिश ही। अगर आप नई किताबें पढ़ोगे, पहली दफ़ा किताब सामने आई तो उसके बाद ये करोगे तो आपके अगर स्किल ही नहीं है आपके सामने सफ़े फरोलने का कि इस किताब में क्या होगा, या कोई चीज़ पढ़ के कि जी इसके आगे ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो मुकदमे में कैसे कहोगे। दिस आपको अपने आप को देख के, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, आपको अपने आप को देख के ये चीज़ें आपको अपने स्किल डेवलप करने ही पड़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से यार देखो, ज़्यादा और तेज़ पढ़ने की आदत होनी चाहिए बंदे को अगर वकालत करनी, ठीक है। तो अपने पसंद की चीज़ जाके पढ़ लो, और किसको कहते हैं सियारा डाइजेस्ट पढ़ना है वही पढ़ लो। कम से कम उर्दू पढ़ना शुरू कर दोगे तो कम से कम वो सिविल कोड का एविडेंस तो पढ़ने की तो आदत पड़ जाएगी। अगर ज़िंदगी में उर्दू नहीं पढ़ा हुआ, और मेरे बेशुमार जूनियर स्कूल मैडम्स खास तौर पे उठ के चली गई हैं सारी की सारी, वो हैं वगैरह, आप उनसे बात वगैरह करें,
वकालत में नहीं होगा। अगर आपने उर्दू पढ़ी ही नहीं है और आपसे एविडेंस नहीं पढ़ा जाएगा तो आप अन्य अपील, ऐसे भी मैंने एसोसिएट्स देखे, अपील बना के ले आते हैं, एविडेंस पढ़ी नहीं होती कि जी उर्दू में थी, तो मुकदमा तबाह करने वाली बात है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज एविडेंस भी कहानी है, एविडेंस भी एक अफसाना है। अफसाने पढ़ो ताकि जब कहानी पढ़नी PW1 पढ़ोगे तो कम से कम आपको वो कहानी सारी की सारी आ जाएगी। आपको आपका इंस्टिंक्ट डेवलप करने का, सवाल करने का, ये आपको करना पड़ेगा। और मैं रोक के ये डॉक्यूमेंट्री रोक के इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर जगह पे मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी अन्य बार किताबें पढ़ता हूँ और ख़रीदता रहता हूँ। लोग कहते हैं मैं पागल है, बीच में बेगम साहबा भी कहती हैं गांद उठा के ले आया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। इब्तदा में अपने वालिद साहब को देखता था कि यार सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हैं, फिर वापस घर आके भी किताबें पढ़ रहे होते हैं। बिकॉज ये मसल है, डॉले बनाने का, ये मसल बनाने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बनेगी, और ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर करेंगे और ज़्यादा होगी। अगर करेंगे नहीं तो ये जितने मर्जी आपने मसल बनाए हों वो ज़ीरो हो जाते हैं। दिमाग का भी आपका एक मसल है, उसका भी यही सिलसिला है। तो इसको मैं हर अपने लेक्चर के अंदर ताकीद वगैरह करता हूँ और दोस्त रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू। इफ़ यू डोंट डू दैट, दिस इज़ द रॉन्ग प्रोफेशन फॉर यू। नहीं, आप नहीं कहीं इसके अंदर इम्प्रूव करने लगे अगर आपने अपने अंदर ये स्किल सेट नहीं किया। अगर आपने लिखना नहीं शुरू किया अपने मर्जी की तरफ से, यार आर्टिकल्स लिखो, जो मर्जी लिखो वगैरह। वकालत में क्या है, मुकदमा या कागजात पढ़े तो पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको इस्तेमाल करके उसके बारे में सवाल पैदा किए, सवाल पैदा करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अल्लाह मियाँ की तरफ से नहीं आती। उसके बाद अब मुकदमा समझ लिया सारा, तो अब लिखना है। अगर लिखने की आदत नहीं तो कैसे लिखोगे? अगर और नहीं मुकदमे पढ़े हुए और चीज़ वगैरह एबिलिटी टू राइट ही नहीं मौजूद, तो वो आप कैसे करोगे? और लिखने के बाद अगर बोलने की नहीं है, और सारे के सारे यहाँ पे मैं दोस्तों को, हर बंदे को कहता हूँ सवाल करो, कोई भी नहीं करता। अगर तुझे इधर बैठ के मेरे तो नहीं करोगे तो जज के सामने कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? और मैं अपने एसोसिएट्स को भी यही कहता हूँ, आपस में चलो मेरे साथ भी ना करो, अपने दोस्तों के साथ करो, बार में गप ना लगाओ, मुकदमा डिस्कस करो। उससे कहो कि यार मेरा ये है, मैं उसमें ये कर रहा हूँ, इस तरीके से हो रहा है, ये मसला आ रहा है, वो आगे शायद आपको कोई नुक्ता दे दे या वो आपकी वजह से सीख ले। सो वंस अगेन, इस बार हमारे वकीलों का ये भी आपका जो है कल्चर है उसको बहुत तब्दील करने की ज़रूरत है। और तब्दील करने में असल में फ़ायदा ये है कि आपकी रोज़ी रोटी बेहतर होती है, कोई सवाब नहीं होता। और ये जब तक आप प्रॉपरली इसको एड्रेस नहीं करोगे, ये मसला होगा। अपना हल्का बना लो, अपने दोस्तों का हल्का बना लो, छोटी सी मस्जिद अपनी बना लो जहाँ पे आप एक्सेलेंस या आप कोशिश करें बेहतर से बेहतर आपने अपने आप को करना। वो हिम्मत करके और अपना हिस्सा डाल के ही होगा, किसी और बंदे ने नहीं आके कहना। एक तो आप ये देखेंगे इसके अंदर के जजेस की पर्सनालिटीज़ कितनी फ़र्क है। ह्यूगो ब्लैक का ये था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज के अंदर मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका मुकम्मल तौर पे बिलीव था। एक दूसरे जज साहब ये थे कि इसको कहते हैं विलियम डगलस, इसको वाइल्ड बिल कहते थे। शादियां भी इन्होंने काफ़ी की थी और वैसे भी बहुत प्रो एनवायरनमेंट थे, बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी की थी। यानी इसको कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में अगर कोई बंदा था, जीनियस अगर कोई था तो इसको कंसिडर करते थे, लेकिन मेहनत नहीं करते थे। और भी अपना बीच में इसको विलियम डगलस का ये सारे के सारे शौक वगैरह थे। बट वाइल्ड बिल का ये था कि वो कहता था कि जी अब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्राइवेसी नहीं लिखा हुआ, तो इसने कहा कि जी है क्योंकि मुझे नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ह्यूगो ब्लैक ने आगे से लिखा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुकूक नहीं लिखे गए वो हुकूक नहीं है। हमारा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी है। हाँ नहीं बिल्कुल मेंशन है, फैमिली के साथ उसमें लिखा हुआ है। ऑफ होम है, एक सेकेंड मुझे देख लेने दीजिए करके, विल कम बैक टू इट शॉर्टली। बट नहीं भाई 35 नहीं, मेन फंडामेंटल राइट है ये। डिग्निटी ऑफ मैन, आर्टिकल 14, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम।
सो प्राइवेसी का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ लेकिन होम तक किया हुआ है, शैल बी इनवायलेबल, आप वायलेट नहीं कर सकते। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा आगे है, उनके जजेस को रीड इन करना पड़ा। हमारा यहाँ पे ये भी सवाल आएगा कि जो यहाँ पे लिखे गए हैं राइट्स, उनके अलावा भी आपके पास राइट्स हैं कि नहीं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ज़्यादा हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कम है, वो आपके हकूक़ हैं कि नहीं। दूसरा इसमें ये भी देखना है राइट टू लाइफ का क्या मतलब है यार। राइट टू लाइफ के अंदर क्या जिंदा रहना सिर्फ है, डिग्निटी के साथ रहना, रोजी रोटी उसके अंदर आती है, उसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। कई अल्फाज यहाँ पे इस नौइयत के और इतने फ्लेक्सिबल हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप उसको बहुत फैला सकते हैं। लाइफ इज़ एवरीथिंग, राइट टू हैप्पीनेस और राइट टू अच्छा ये बताएं कि ख़ुदकुशी करना आपका है, यूथनेसिया ख़ुदकुशी नहीं, आपको कुछ डेडली डिजीज़ होया हुआ है तो आपका हक है आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का। कैंसर है और बड़ी तकलीफ़ के अंदर आपने खुदा न खास्ता फौत होना है, तो वाई राइट टू, एक तरफ आप कहते हैं राइट टू डिग्निटी है कि आपको हुआ है कोई खुदा न खास्ता हो जाता है, कोई ब्रेन वाला पार्किंसंस हो जाता है या अल्जाइमर हो जाता है कि आपने एंड में वेजिटेबल बन जाना है, अपने जानने वालों को भी नहीं और अपना नैपी पहनी पड़ जानी है और आपको अपने कंट्रोल जिस्म पे कंट्रोल वगैरह नहीं है, तो वो डिग्निटी के ख़िलाफ़ नहीं है और मैन के साथ कि उस हालत के अंदर भी बरकरार रहना। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत ग्रे एरियाज़ हैं जिसके साथ आप खेल सकते हैं। और उम्मीद है अगले हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल में चलें इसी के ऊपर कर लेते हैं कि बंदे ने को कैंसर है, सीरियसली बीमार है, कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, इनऑपरेबल है, वो अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है, नहीं होता, उस पर पर्चा करवा दिया जाता है कि भाई आपने ये किया, ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है जो कि क्राइम है, जो कि इलीगल है। सो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हम करवाते हैं, लॉ आउट करवाते हैं। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी आते हैं, ये वाले भी आते हैं और आप ये चीज़ें वगैरह सारी देखें। वैक्सीन का इशू है जी, इसमें भी देखते हैं कि इंडिविजुअल का राइट जो है वो उसको चूज़ करना अवेलेबल है या नहीं है। क्यों कि 5 जो मेन डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन वैक्सीन के ऊपर एक दूसरे की वैक्सीन के ऊपर एग्री नहीं है। हमारी स्टेट जो है वो खुद इस पर श्योर नहीं है, सर्टन नहीं है। वो कहती है कि ये लगवाएं लाजमी, लेकिन लगवाएं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने नहीं तो ज़बरदस्ती करवाने चाहिए, जो नहीं लगवाता उसको लगाएं, जो नहीं लगवाता उसको लगवाएं। अब वो कहते हैं कि मैं अपनी उस पर नहीं लगवाता, मुझे इस पर एप्रीहेंशन है क्योंकि मेरी स्टेट जो है वो इस पर सर्टन नहीं है, कंट्रीज इस पर सर्टन नहीं है। और दूसरा कुछ तो करना है ना, कुछ ना करने से तो बेहतर है। रिस्क वगैरह हाँ आपके ऊपर इनहेरेंट है, लेकिन बात यह है कि आप अपने ख़ानदान को और बाकियों को भी करेंगे। अब कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता कि जी मैं अपने वालदैन को भी मेरी तरफ से कोरोना में लग जाए। और बात यह है रिस्क टू योर सेल्फ इज़ वन थिंग बट रिस्क टू समवन एल्स एज वेल, जहाँ पे आप यू आर अ कैरियर एंड यू आर गोइंग टू इफेक्ट एवरीवन एल्स। यहाँ पे बैठ के अगर फॉर एग्जांपल आपने नहीं लगवाई हुई तो सारे के सारों को यू कैन गो एंड इन्फेक्ट। तो मेरा इंटरेस्ट में है, आई कैन वेरी वेल मच से कि जी आपने आना तो मुझे सर्टिफिकेट दिखाएं अपना। आई कैन गो अहेड एंड अगर गवर्नमेंट है तो आई कैन कंपेल कि जी आपको वैक्सीनेट किया। और कानून के अंदर ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप पंजाब का जो कानून बना हुआ है उसमें अगर आप देखें तो वो तो आपको बंद कर सकते हैं 30 दिनों के लिए अंदर अपने हेल्थ वाले एरिया में। आपका फंड में वो भी कानून ज़्यादा चैलेंज नहीं किया और किसी ने किया नहीं। लेकिन पंजाब की अगर आप इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला कानून देखें जो इसके शुरू के अंदर आया था, उसमें ये लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट टू लॉ आप कहेंगे मेरा राइट टू लिबर्टी है, बॉडी का भी है, टीका लगवाने का ये वो ज़्यादा लोगों को हो रहा है वगैरह, बट ये वंस अगेन ग्रे एरियाज में बहस करने की गुंजाइश है दोनों साइडों से। इसका एक और है कि राइट टू मूव है, मैं किसी भी कंट्री में जा सकता हूँ। जी, अब मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है, अगर चाइना का मिल रहा है तो मैं यूरोप नहीं जा सकता, अगर वो दूसरी का मिल सकता है तो मैं चाइना नहीं जा सकता। जी, तो ये भी एक प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम, मुझे वो नहीं समझ आया। गवर्नमेंट ने हाँ ये लोगों को बड़ा मसला पड़ रहा है, वालदैन को भी मेरे पड़ रहा है। साइनोफार्म लगवाई हुई है तो वो कहते हैं बाहर किस तरीके से जाएँ, वो रिकग्नाइज ही नहीं करते। तो ठीक है वगैरह, वंस अगेन अगर वो हो गया बट विलिंगली लगवाई है,
हेल्थ का बेनिफिट ज़्यादा था। कई राइट्स को बैलेंस भी किया जाता है कि आपका राइट टू लाइफ, आपका राइट टू स्टे अलाइव वगैरह वो ज़्यादा ज़रूरी है कि लंदन जाके इसको कहते हैं शॉपिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, वंस अगेन फिर इसके अंदर यही क्वेश्चन आएगा कि मैंने शुरू में ये कहा था कि तोला नहीं जाता, लेकिन चंद बंदों के चंद इंस्टेंसेस के अंदर उस बंदे के जो हुकूक हैं वो तोले भी जा सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अवाम के अंदर कोविड ना फैलने के लिए आपके इसके अगेंस्ट प्रोसीड किया जा सकता है। यहाँ पे इसके अंदर फॉर एग्जांपल अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा धब्बा उनके ऊपर ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज़ और ओरिजिन के जितने बंदे थे उन्होंने पकड़ के उनको कैंप्स में बंद कर दिया था। और वो इसलिए करवाया था, ये जो उनका मेरा पसंदीदा चीफ जस्टिस है इस वक्त कैलिफोर्निया का, ये चीफ जस्टिस था अर्ल वॉरेन, तो वहाँ पे उन्होंने किया है। वंस अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और इश्यूज वगैरह होते रहते हैं, ये मुश्किल सवालात हैं और जहाँ पे ज़हीन वकील होंगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, बट ये दीज एग्जिस्ट। सो ये आर्ग्यूमेंट ये जो हम कर रहे हैं, मकसद आपसे गुफ्तगू करने का और आपसे भी बात भी हो रही है, यही है कि हम डिबेट करें, स्किल्स वगैरह भी हों, इसके बारे में आप सोचें आपके ख्याल में यूँ होना चाहिए। वो तोलने वाली जो बात है आप में से किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, आप ये आगे से ये कह सकते थे कि जी तोलने वाली बात नहीं है। कोविड वाले के अंदर देखें, सारे अवाम को बचाने के लिए मुझे टीके लगाए जा रहे हैं, मेरे लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा है। या अगर किसी को कोविड हो गया उसको पकड़ के अंदर बंद कर दिया जाता है कि और लोगों को इन्फेक्ट ना करे। अगर रोज़ी रोटी वगैरह कोई गरीब बंदा है, उसने कमाना है अपने बच्चों को, उसको आपने जाके कोविड सेंटर के अंदर बंद कर दिया, तो उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? आपके सामने ये वो जज साहब थे जो शुरू के अंदर दिखाया गया कि जी जब इलेक्ट हुए तो कू क्लक्स क्लैन के कालों को टांगने के लिए थे। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि कू क्लक्स वालों को ही बना देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो मुकम्मल तौर पे जिनके, लेकिन मामलात ये हैं कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हर बंदे को आप इस तरीके से प्रॉब्ली जज नहीं कर सकते। उसकी ह्यूगो ब्लैक का यही कहते हैं कि वहाँ पे वो जिन ओहदों के ऊपर वो था उनके इलेक्शन लड़ने के लिए लाजमी था कि उस ग्रुप का आप मेंबर हो, अदरवाइज़ वोट ही नहीं मिलते थे, 5 वोट मिलते थे, अब वहाँ पे बाहर खड़े होकर शोर मचा रहे होते। अब ये देखो इसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली थी कि फंडामेंटल राइट्स कोर्ट के ज़रिए होते हैं। लोगों को फंडामेंटल राइट्स तब मिलते हैं जब कोर्ट्स कह देते हैं और फिर उसके बाद उनको इन्फोर्स भी कर देते हैं। बात तो ये है कि ब्रिक किल वर्कर्स को अगर राइट्स वगैरह दे दिए गए हैं और अभी भी भट्टा के ऊपर बच्चे ख़ानदान वगैरह वहाँ पे बंधे हुए हैं तो प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं हो रहा, लेकिन एक रेमेडी दे दी हुई है, मुकदमे अभी भी हाई कोर्ट में आते हैं। अगर ये किसको कहते हैं, ये ट्रांसजेंडर्स वालों को अगर आपने हकूक़ दे दिए हैं, कानून बना दिए और काफ़ी एडवांस कानून बना दिया है, तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन का या उनके हकूक़ का, फॉर एग्जांपल मेरे एक एसोसिएट ही है यहाँ पे अली जैदी, उसने हाई कोर्ट से रिपोर्ट भी हुई है, जजमेंट उसने रिपोर्ट जीती है कि उनको उनका कोटा नहीं दिया जा रहा था। कोटे का ही मामला था कि उनको एज एन सीट्स वगैरह नहीं, उसको ये फोर्स किया जा रहा था, वो कह रहा था कि मैं मर्द हूँ लेकिन उसको औरतों के कोटे में रखा जा रहा था। ये कोई इस तरीके से कोई सिलसिला था। जजमेंट है रिपोर्टेड फैसल जमान खान साहब की, वो पढ़िएगा आई थिंक चंद कुछ शुमारों में। लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि वकील क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फंडामेंटल राइट्स को कैसे इन्फोर्स करवा सकते हैं, और वो तभी आपकी वक़्त बनती है जब आप कोर्ट से करवा सकें। ये रेमेडीज़ आपने इनको अप्रोच भी इस तरीके से करना है। किताबें यहाँ पे बैठ के गप लगा लेने से कोई फंडामेंटल राइट्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन वकील ने बैठ के गोरों को और कालों की बच्चों को एक स्कूल के अंदर उन्होंने कोर्ट के ज़रिए करवाया। आपको आखिरी नोट में ये बता देता हूँ, एक मुकदमा मैंने खुद ही किया। रेगुलराइजेशन के काफ़ी केसेस चल रहे हैं। कसूर के अंदर कोई 100 के करीब ख़ानदान थे, ऐसे लोग थे जिनको 16 से 20 साल के लिए 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट, फिर 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट, फिर 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट, कि वो परमानेंट ना हो जाए और उनको जाके ना देनी पड़े, पेंशन ना देनी पड़े। ये सिलसिला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई रेगुलराइजेशन की, वो बंदे हमारे पास आए, उन सारों को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हम रिट में लेके गए, रिट ऑर्डर हुई, उन्होंने फिर भी उनको रेगुलराइज नहीं की, कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट के अंदर जब कोर्ट ने उनको बुलवाया तो उन्होंने उनको हकूक़ दे दिए।
अब समझने की ये बात है कि उनके हकूक़ वगैरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद थी, मगर अगर आप ना होते या मैं ना होता इसके अंदर तो ये वाले उनको हकूक़ नहीं मिल रहे थे। हमारे ये करने में और हमारे प्रोफेशन की, फिर मैं ये कह रहा हूँ, अजमत ये है कि अब 89 ख़ानदानों को पेंशन मिलेगी, 89 ख़ानदानों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो मुझे यहाँ फ़ीस भी मिली है थोड़ी बहुत उसके अंदर करके, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिली, मुझे भी फ़ीस मिलेगी। लेकिन बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंस यू कैन मेक यहाँ पे, और इधर से ये वगैरह करके, और ये इस प्रोफेशन की अजमत है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मेरे से पूछिए। अब अगली दफ़ा सेम टाइम के ऊपर अगले जुमे को आखिरी इसका होगा, आखिरी सेशन होगा पार्ट 4 में, कि अर्ल वॉरन ने जो सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें डेवलप की थी, इसके बाद निक्सन जब अब आ गया, ये भी फिल्म के तौर पे ही लें, उसका प्लान है कि मैंने तो वेला कराना है इनको अपने कंट्रोल में, मैंने सुप्रीम कोर्ट लेके आना, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में किस तरह लेके आता है, किस हद तक लेके आता है और कैसे वो कंट्रोल करता है। तो वो आगे जा अगले पार्ट का नाम है रैंक्वेस्ट, विलियम रैंक्वेस्ट के नाम से एक जज आया था, रैंक्वेस्ट रेवोल्यूशन, कि जजेस बदल के भी कोर्ट का मौक़िफ़, कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ चेंज कर दिए जाते हैं इस तरीके से, इसमें आप देखेंगे। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए। फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है तो उसमें यूएस की एग्जांपल लिया, तो वियतनाम वॉर में इन्होंने जो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट ऑफ द यूएस सिटीजन्स फॉर द वॉर, तो वो तो मैस वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स के। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ यूएस सिटीजन एंड आई एम स्टेइंग देयर, आई एम लायबल टू फाइट फॉर देम अगेंस्ट पाकिस्तान भी। तो हम अमेरिका की भी एग्जांपल ले रहे हैं, जबकि वो जैसे आपने राइट टू लाइफ की बात की, वो भी सस्पेक्ट में आया था कि अगर आपको जंग में ज़बरदस्ती एक सिटीजन को भेजा जा रहा है तो वो भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं, वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपने पहली वाली एपिसोड देखी, ऑलिवर वेंडल होम्स ने सिविल वॉर के बारे में उसने भी कहा था कि ये डिमांड किया जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कंस्क्रिप्शन मौजूद थी, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सारे के सारे आगे भेजे गए, इसराइल के अंदर भी मौजूद है। वहाँ पे जितने भी उनके लोग वगैरह होते हैं, अगर सोसाइटी अंडर थ्रेट हो, अब नहीं, अब उनकी थ्योरी ये है अमेरिका की कि वी वांट अ प्रोफेशनल आर्मी, हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए। इंग्लैंड के अंदर भी यही सिलसिला है, आर्मी का साइज श्रिंक हो गया, मगर इसमें कोई वईद नहीं है कि अगर कोई बड़ी जंग शुरू हो जाती है तो वो फिर से कंस्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस वगैरह करवा सकते हैं ज़बरदस्ती। अगर मुल्क को ज़रूरत है तो फिर ज़रूरत है। और वॉर के अंदर बाय द वे वॉर पावर्स भी होती हैं जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स मोस्ट ऑफ दम गेट सस्पेंडेड एज वेल। सो कलेक्टिव वाली जो बेनिफिट वाली बात है ना, वो वहाँ पे आ जाता है कि वंस अगेन ये वाला फंडामेंटल क्वेश्चन, अभी वो फिर हम वापस आके किसी वक्त इसके ऊपर डिबेट भी करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को तोला जा सकता है कि इधर वाले ज़्यादा हैं भारी, यहाँ पे ज़्यादा बंदे हैं और यहाँ पे कम हैं, तो ज़्यादा वाले के फेवर में डिसाइड कर लें। फॉर एग्जांपल कोविड का आपको जो और अभी हम बात कर रहे थे कि या फिर अगर आपने तोलना शुरू कर दिया तो फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो तो हर दफ़ा रगड़ी जाएंगी। बात तो ये है कि फिर आप कहेंगे ये हमें नापसंदीदा हैं तो इनको पकड़ के इनके ये भी हकूक़ बंद कर दें, इनके ये भी कर दीजिए। और यू कैन से द सेम थिंग अबाउट इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर्स, यू कैन से द सेम थिंग अबाउट, और अगर आपने ये वाली चीज़ अलाउ करनी शुरू कर दी तो ठीक है, फिर ये वाला फ़िरका भी अन-इस्लामी है। और फिर ये आपने ये वाली अगर आपने रास्ता कर दिया तो फिर देन यू टर्न अराउंड एंड से कि जिस फ़िरके के अंदर मैं हूँ वही है, बाकी के सारे सही हैं, उनको ये कर दो और उनको वो कर दो। सो दिस इज़ अ स्लिपरी स्लोप। इसी वजह से इनको तोला नहीं जाता। फंडामेंटल राइट्स लिखे ही इसीलिए गए हैं और वहाँ पे डाले ही इसीलिए गए हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। आप इसको जब गौर से कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स को भी क्वालिफाई किया हुआ है अमरीकी कॉन्सेप्ट्स। और असल में मैं सारे दोस्तों को सजेस्ट करूँगा कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया करें। उसके अंदर फ्रीडम ऑफ राइट अमेरिका के अंदर कुल ऑल है, नो लॉ शैल बी मेड। यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू ग्लोरी ऑफ इस्लाम, सब्जेक्ट टू ये, सब्जेक्ट टू ये, सब्जेक्ट टू इवन कोर्ट, सब्जेक्ट टू गुड ऑर्डर, सब्जेक्ट टू ये। सो वो है, एंड यू कांट टर्न अराउंड एंड से कि जी ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए वगैरह। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका दीन ईमान है तो देन यू हैव टू गो प्रोसीड विद द एक्सक्लूजन्स इंक्लूडेड इन दैट एज वेल। आर्टिकल 199 सेज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 199 डजंट से कि अन्यवा आपने ये जाके इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स करने शुरू कर देने। जो लिमिटेशंस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इमरजेंसी का लिखा हुआ, जिसके अंदर राइट्स भी सस्पेंड होते हैं, सारी की सारी चीज़ें वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। आप सभी कह रहे थे बस मैं वही बात कर रहा था कि जब वर्ड फंडामेंटल राइट आ जाता है
फिर वो उसकी यूनिवर्सलिटी हो जाती है, फिर वो ये नहीं कि मेजॉरिटी की तरह और इंडिविजुअल का बेटर है, वो तो फिर सबके लिए। देखिए वंस अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ कि राइट टू लाइफ और ये उसमें पब्लिक ऑर्डर पब्लिक वेलफेयर का भी जो आंसर आ जाता है ना, तो वो फिर हो जाता है सही, इस तरीके से आप सही कह सकते हैं। और बट मुख्तलिफ राइट्स वगैरह हैं सब। मेम्बरान का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। सर अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का खास तनाज़ुर करें, नो डाउट अमेरिकन कोर्ट की एक पूरी हिस्ट्री है, उनका 300 years का एक एक्सपीरियंस है, सोशल एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, लेकिन स्टिल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं मसाइल से नजर आता है। जैसे गन लॉबी है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, स्कूल टैक्स के अंदर किस तरह के इशूज़ हैं, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग गन क्या वो देखो अंदर भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म या पर्टिकुलर इशूज़ के ऊपर एक एस्टैब्लिश कर लिया, सेग्रीगेशन के इशूज़ के ऊपर या बाकी इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्टैब्लिश किया। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट किसी भी खास पर्टिकुलर इशूज़ के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, चाहे वो एक्स्ट्राडिशन किलिंग्स हो, चाहे वो मिसिंग पर्सन इशूज़ हो। रिपोर्ट्स आती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से होती है। इवन सिंध हाई कोर्ट के सामने केसेस पड़े हैं। मैंने रिसेंटली विजिट पेशावर हाई कोर्ट के बाहर इतने बड़े लोग बैनर उठा के बैठे हुए हैं और जजेस भी वहाँ से गुजरते लाजम आते हैं, लेकिन स्टिल हमारे सुप्रीम कोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म डेवलप नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म क्या भाई कि एज एज वेरियस बेसिस के ऊपर होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो बैठ के माशरे की तमाम मसाइल को एड्रेस करने के लिए उनके सामने तो जो केसेस आएंगे या फिर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जिसके अंदर इस लेवल पे राइज करता है जो सो मोटो जिसके अंदर लिया जा सकता है। ये एक स्पेस वायलेट होती जा रही है इस इशू के ऊपर। किस पे? ये नहीं जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के इशू हैं मिसिंग पर्सन या एक्स्ट्राडिशन किलिंग्स के। यार पॉइंट बाय पॉइंट बात करो ना, बिकॉज क्वेश्चन क्या है और एग्जैक्टली बात करो। अगर आपका ये बीच में मौक़िफ़ है कि एज आई कीप टेलिंग यू, ये स्पेस जो पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरफ साइड से आप देखोगे, ये आपस में स्पेस नेगोशिएट होती रहती है। स्टेट, इनर स्टेट जो डीप स्टेट है वो मिसिंग पर्सनस के मामलात के अंदर उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। कोर्ट का एक उनके स्पोक्स पर्सन या उनके राइट्स इन्फोर्स करने के लिए उनका दूसरा है, वो करते रहते हैं। इन बिटवीन कोई मिसिंग पर्सन की वो बात करके कमीशन बना लेते हैं या कोई चीज़ वगैरह। दिस इज़ एन ऑन गोइंग स्ट्रगल और उसकी वजह से ही लोग छूटते हैं। उसकी वजह से ही जो लोग वगैरह, अगर ना कोर्ट कर रहा होता अपनी हद तक इसको आप एक्टिवेट और ये ना लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते तो ये मामला इसको कहते हैं नहीं होते। दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जी हर जगह के ऊपर उनके भी कोर्ट्स के बाहर अभी भी बैनर्स वगैरह लेके लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हर जगह के ऊपर थे, उनके जजमेंट्स भी नहीं मानते। वहाँ पे भी बुश वर्सेस गोर होता है, बेशुमार गालियाँ निकालते हैं कि ये हो गया, और भी जजमेंट्स वगैरह। वहाँ पे भी दोनों पार्टीज़, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ की एक लिबरल पार्टी और ये दोनों चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के जज वहाँ पे बैठें और उनके एजेंडे को आगे लेके जाएं, दूसरे को ना करें। ये चीज़ आपने, अगर आपने पुरानी एपिसोड्स वाली देखी होती, उसके अंदर उनका जो अमेरिका का प्रॉब्ली बेहतरीन प्रेसिडेंट था FDR, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, वो कानून बनाता था, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती थी। कानून बनाता था, 10 दफ़ा किया, 11वीं दफ़ा उसने कहा कि जी अच्छा चलो ठीक है, इलेक्शन से वो जीत के आया हुआ, तो उसने कहता है कि ठीक है आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, आप 9 साहिबान को, तो मैं ऐसे करता हूँ 6 और जजेस अपॉइंट कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी के, वो तो मेरे पास हक मौजूद है, आप भी मानते हैं। तो उसके बाद कोर्ट ने अपना मौक़िफ़ वगैरह जो 11वें मुकदमे के अंदर उसमें से चीफ जस्टिस दूसरी साइड के ऊपर हो गया था और फिर उन्होंने ये किया वगैरह। पॉलिटिक्स भी होती है और ये डिबेट और ये जो मामलात हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट की 2-3 मामलात है, ज़्यादातर चीज़ें वो डिसाइड कर सकते हैं जो उनके सामने आती हैं, अनलेस ऑफ कोर्स सुओ मोटो है। मगर सुओ मोटो फिर हम जुडिशल रिव्यू वगैरह, अभी हम बात कर रहे थे जुडिशल एक्टिविज़म हर चीज़ में नहीं होना चाहिए। फिर देन इट इज़ अप टू दोज 3 जजेस या जो एक जज चीफ जस्टिस साहब जो वो डिसाइड करते हैं और उनके लिए वो जो कंसिडर करते हैं, उसकी फिर नेगेटिव चीज़ें और आ जाती हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ, फंडामेंटल राइट के अंदर कोर्ट को प्रोएक्टिवली होना चाहिए। कोर्ट में सिक पर्सनस को रिकवर नहीं करवाएगा तो और कौन करवाएगा? मैं तो नहीं करवा सकता, वकील साहब ही शायद उठाए जाएँ साहब, तो वो उसको या किसी की मूछें काट दी जाती हैं, किसी की टेंट करवा दी जाती है अगर वो कोई आर्टिकल्स वगैरह लिख रहा होता है इसके ऊपर। सो दीज आर रियल प्रॉब्लम्स और ये रियल वर्ल्ड के अंदर हम अभी भी किताबी बातें नहीं कर रहे। आपकी ठीक है, हमने सारे के सारे इश्यूज़ वगैरह किए हैं,
स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछें। उसका यही नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव तो है यार, एक जगह तो है जहाँ पे आप जा सकते हो, एक जगह तो है कि जहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, और कभी कभार कर भी लेते हैं और अच्छे तरीके से अपने लिमिटेड स्कोप में कर भी लेते हैं। अमेरिका वाला ये एजुकेटेड सिलसिला नहीं है यहाँ पे कि जी अवाम में बहुत सुप्रीम कोर्ट को ऑनर करना है, ये करना है, वो करना है वगैरह। दिस इज़ हाउ यू मेक स्पेस, अप और डाउन ये चलता रहता है सिलसिला। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें आप आर्म फोर्सेस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं कर सकते, तो ये जुडिशल रिस्ट्रेंट तो फिर तायात चलता रहेगा। क्या मतलब? ओके, इस तरह 199 में कि आप आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं रिट कर सकते, हाँ, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तो कोर्ट्स तो उसके अगेंस्ट इसके अंदर एक्सेप्शंस है ना यार। देखो आर्म फोर्सेस के ऊपर भी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे मैलाफाइडे का मामला है और जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शनल को फैक्ट को क्वेश्चन करना है, वहाँ पे आप आर्म फोर्सेस वगैरह को आप उनका जो ऑर्डर है इस हद तक आप उसका जायज़ा ले सकते हैं। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है उनको ये फ्रीडम वगैरह, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक और चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, ये जो स्पेशल कोर्ट्स है इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है ये भी अंडर द कारपेट है डिज़ाइन। और ये जो इस तरह स्पेशल कोर्ट्स के आर्मी कोर्ट्स कह रहे हैं या स्पेशल कोर्ट मीन जैसे लैब कोर्ट है, FIA जिस तरह से काम नहीं, नैब कोर्ट तो बिल्कुल खुले आम चल रहे होते हैं सारे मुकदमे, वो अंडर द कारपेट क्या मतलब? सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन रिगार्डिंग स्पेशल लॉ जिस तरह से हमारे काम है, जैसे हमने पैका बनाया और फिर जिस तरह से FIA आजकल रिगार्डिंग जिस तरह से हम मुझसे ले लेते हैं, किसी को उठा लिया जाता है, फिर 2 दिन बाद बता दिया जाता है कि जी FIA ने उठा लिया है ये ब्रीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल बेस्ड इन जुडिशरी है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ये जो हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे 2-3 हैं या जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद की चीज़ है उसकी भी मैंने जरूर समझा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज आल्सो प्रोटेक्टेड, वो अलाउ करते हैं भाई आपको, बट ये लेकिन ये जो हमारे यहाँ इदारे हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट पीस ऑफ पेपर लगता है। नहीं, वो आप अभी जनरल कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, सवाल करें, बिकॉज देखिए बात ये, और ठीक है अच्छी बात है हम डिबेट वगैरह आपस में कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें फिर पॉइंट आउट करता हूँ, ये जो एक्सेप्शन जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, ऑनर दोस्त या तब्दील करवाइए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। रही बात दूसरी, आप ये पूछ रहे हैं, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि कोई जगह तो है जहाँ पे आप जा सकते हैं और आप कर सकते हैं, और ये प्रोफेशन तो है, हम यहाँ पे बैठ के लेक्चर के अंदर बात कर रहे हैं और हम उसी चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आवर फेथ है। अगर तो ये कोर्ट इतने ही यूजलेस होते तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ हेयर हैज़ द फेथ कि वो मुकदमा वहाँ पे लेके जाएगा और वो डिसाइड होगा। वकील क्यों जाके सबसे ज़्यादा तड़पते हैं जब आर्मी आ जाती है और कोर्ट्स को वेला करा के भेज देते हैं? रोज़ी रोटी जिस चीज़ के ऊपर हमने क्यों हमने तो नहीं मेरे ख्याल में कोई कसम वगैरह खाई हुई कि जी हम वहाँ पे जाके उनके लिए लड़ेंगे। जज साहबान ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की हुई है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारी रोज़ी रोटी तो नहीं कम बात है वगैरह, हमारा सारा वजूद ही इस चीज़ से बरकरार है ना। अब मैं डायलॉग वगैरह नहीं बोल रहा, वो जो बग्गी के 2 पहिए वाले होते हैं वो कोई एक साइड पे चल रहा था दूसरा, बट दिस इज़ अ फैक्ट, दे कांट फंक्शन विदाउट अस एंड वी कांट फंक्शन विदाउट दम। उनसे जो कुसुनमुखी वगैरह हम करते रहते हैं इस वजह से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इट हैज़ टू बी ए गुड, और दोस्त ये नहीं समझते, आप जजेस को जब पकड़ के भाई लोग वगैरह तो आवाम के अंदर बैठ के गालियाँ निकालते हैं या ये कहते हैं ये सिस्टम ख़राब है, तो अपनी काहली या अपनी इम्पोर्टेंस को आप हाईलाइट कर रहे होते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ आपने सिस्टम, उन्होंने भी सिस्टम को बेहतर करना और हमने भी करना है। यू कांट जस्ट गेट अप एंड से हाँ 50 मसले हैं, जाओ उनसे बात करो। हम पहले स्ट्राइक कॉल करते हैं, CPC अमेंडमेंट्स आ गई हैं, पढ़ी होती नहीं है, बैठ के जाके सारे पंजाब में स्ट्राइक कर दीजिए क्योंकि ये चूरन अच्छा बिकता है। जब काम करने की बात है तो अमेंडमेंट ख़त्म करवाइए ना रेट करके, कानून के मुताबिक। उन्हीं कोर्ट ने की है ना जिनको बोल रहे थे। वो मेरा भाई था बीच में पकड़ के उसके अंदर कहता था कैंपेन के दौरान कि ये यंगस्टर के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी है जी, उन्हीं जजेस ने ख़त्म की है।
और वो पकड़ के आई मीन चूरन बेचना तो उसको कहने के लिए आप किसी को भी गाली निकाल सकते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है ये वो, और बट फैक्ट ऑफ द मैटर व्हाट बॉइल्स डाउन टू इट इज़ कि ये समझने की इस बार काउंसिल में बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कि जी हमारे कोर्ट्स और ये लीगल सिस्टम हमने चलाना है और बेहतर करना है। बेहतर करने का एक चीज़ हम नहीं बताते कि जी कैसे करना है। ठीक है, मैंने CPC अमेंडमेंट ख़त्म करवा दी, अब क्या करना है यार, सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है अभी। मजाल है किसी दोस्त से हम पूछेंगे जी बताओ कि क्या ठीक है इस तरह, नहीं तो बताओ किस तरह करना है कि नहीं जी जरा चल रहा है चलन दो जी छोड़ो कि मोहम्मद भाई कोई और गल करो सारे का साथ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज़ वाई वी आर हेयर, और अच्छी बात है हम आपस में डिबेट वगैरह कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट। सो एनी अदर कोई क्वेश्चन होगा? सर ये जो आर्म फोर्सेस की प्रोविजन ऐड की गई 199 में, सिर्फ इसी एक इंस्टीट्यूशन को क्यों रखा गया? उनका अपना डिसिप्लिन है भाई। के लिए जो अपने नो एब्सोल्युटली नॉट। प्लीज़ अगर आप 199 का 6 है या 5 अगर आप पढ़िए तो पर्सन के अंदर से स्पेसिफिक कोर्ट्स को भी एक्सक्लूड किया गया 199 के अंदर से। सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को हमने इस पेपर में राइट डाउन कर दिया ताकि हम पेपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। तो इसके बाद ये वाला तो है, ये पहला कलमा है वकालत का। सो उसके बाद अब इसमें सवाल नहीं कर सकते, ये मान है, इसके ऊपर लेके आपने आगे चलना है, इसकी बेसिस के ऊपर चलना है। अब क्यों हो गया है क्या है ये सहीफा है वकीलों के लिए तो नाउज़ुबिल्ला, मैंने ब्लास्फेमी नहीं करना चाहता, लेकिन नुक्ता मेरा आपके सामने यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन वकील के लिए उसी के ऊपर आपने सारा करना। सो आपने 199 इसके अंदर, हाँ अगर आप कोई तरीका करें तो अपने आप को इसमें से वकील का गोरी है कि निकालने की कोशिश करें। सर आर्टिकल 5 भी तो सिटीजन के रिगार्डिंग है। क्या आर्टिकल 5 में उसी 5 का कैसे ताल्लुक? जनरली आर्टिकल 5 जो है सर डायरेक्ट टू स्टेट इन obedience to constitution is inviolability of every citizen in this country। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ ना ये जो एक्सेप्शन है आर्म फोर्सेस वाली। जी हमें इसको उसी तरह वैल्यू देनी होगी ना जिस तरह से हम आर्टिकल 195 को दे। आर्टिकल 199 के पहले 3 अल्फाज क्या हैं? कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी एग्जैक्टली यही है कि उससे जो इनकन्सिस्टेंट कवानीन वगैरह होंगे, हाँ वो आप स्ट्राइक डाउन करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह करेंगे, मगर एक्सेप्शंस भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये आर्ग्यू कर देना कि नहीं जी एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है और वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और वहाँ पे वकीलों की नौकरियाँ होती हैं, दोनों साइड से बहस इस तरीके से ही बनती है। आप एक तरफ से आर्ग्यू करोगे, मैं कहूँगा कि जी रेपुटेशन मेंटेनेबल ही नहीं हो तो छोड़ें। आप कहेंगे कि जी फ़ौज ने ये कर दिया, मैं कहूँगा जो 199 5-6 का इसके अंदर ये लिखा हुआ एक्सक्लूडेड रेड हो ही नहीं सकती, तो ये गुफ्तगू की चीज़ की हम कर रहे हैं। फलां आप कहेंगे मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कहूँगा कि जी सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सेप्शन लिखी हुई है। तो बहस इस तरह ही होती है और वहाँ पे वो वकील का गोर आता है कि आप किस तरीके से मार्शल करके, फैक्ट्स करके, सर्कमस्टांसेस को करके अपना मुकदमा जीतते हैं। कुछ तीसरी ही होती सर डॉक्यूमेंट सर सवाल नहीं है, आपने भी बड़ी अच्छी रिवायत आ रही और आप अपना टाइम क्लियर करके इस तरह से एजुकेट करना शुरू किया, कोशिश करो। बड़ा टाइम वैल्यू देखते हैं और एप्रिशिएट करते हैं। आपकी शफकत मैं मगर का इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर इसलिए मैं थोड़ा सा डर के बैठा हूँ। नहीं मैं वैसे आपको छेड़ रहा हूँ, मैंने अमूमन जो बंदा तारीफ करता ना तो अगला कहता है मगर तुसी ऐ नहीं किता तो ऐ नहीं किता तो ऐ नहीं। नहीं सर आपकी मोहब्बत है, हमेशा आपके आने के साथ ही ये गप वगैरह होता है। वो बल्कि एक दोस्त मेरे से नाराज़ हो कि गया अभी गया हुआ मेरा दोस्त चाह रहा था कि उसने एक रिक्वेजिशन जमा करवाई है, रिक्वेजिशन हमारी कमेटी को दी है कि ये भी चेंज कर दें, ये भी चेंज कर दें। वो मुझे कह रहा था कि एक लेक्चर से पहले मुझे 5 मिनट दें, मैं एड्रेस करना चाहूँगा। मैंने उस भाई को अब वो नाराज़ हो गए मेरे से, यहाँ से चला गया, यहाँ पे रेगुलरली आ रहा था पिछले दोनों उसके ऊपर। मैंने उसको ये कहा कि भाई ये इस चीज़ के लिए नहीं होता, ये मामलात वगैरह फेसबुक पे आप अपलोड कर लेते हैं, पॉजिटिव काम वगैरह करें। तो इसी से स्पिरिट के साथ ये कर रहे हैं कि अपना हिस्सा डाल लें। आपके आने की वजह से अगली दफ़ा 3 और बंदे अपने साथ लाइएगा, ये सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है। ये चेन बनानी है हमने कि 3-3 नहीं वो यही है, सोशल मीडिया ही है कुछ इस तरीके से 2-2 3-3 वगैरह पकड़ के और लाएं।
बिकॉज एक चीज़ यार वैसे ये ऑनलाइन वगैरह करने का नुकसान वगैरह ये है कि लोग ऑनलाइन ही देख लेते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जी कितने लाइक्स इतने बंदों ने देख लिया वगैरह, बट यहाँ पे आके जब तक वो खुद जहमत नहीं करेंगे, और भाई सारों को मैं कह भी रहा हूँ, आप आके जब बहस नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। मेरी अस्सलाम वालेकुम, अगर आप वैसे बीच में बैठ के मेरी पता है मेरी जीनियस गुफ्तगू है, बट और इससे होगा आपको बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा, बट जब तक मेरे से सवाल जवाब वगैरह नहीं करेंगे आपको इतना नहीं फ़र्क असर होगा आपको। अहमद साहब कोई सवाल? चलें ठीक है, सही। चल तमाम दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, बिलखसूस एक्चुअली कानूनदान की टीम का। आप हमारे साथ बहुत टाइम वगैरह लगाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे से ज़्यादा बल्कि इसके ऊपर एडिट वगैरह रिकॉर्ड करने पे मेहनत करते हैं। सो आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। सलमान, बाकी सारे के सारे, उसामा भाई, सारे के सारे सब भाइयों से, सारों से यार आई थिंक इस मामले को और भी आगे लेके जाना है। ये ट्रायल बेसिस के ऊपर ही हो रहा है। इसके बाद हमने वी आर गोइंग टू ट्राई मोड्स एज वेल। वी आर गोइंग टू ट्राई अगले हफ्ते के अंदर प्रॉब्ली PLJ के का लेटेस्ट शुमारा पकड़ के उसका इंजन पिंजर अलहदा करेंगे और यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे कि PL अथॉरिटीज़ पढ़ते कैसे हैं, रजिस्टर बनाते कैसे हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कैसे बनाते हैं, और प्रैक्टिकली यहाँ पे बैठ के PLJ के थ्रू वी विल गो थ्रू दैट। यहाँ पे होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर वो भी आपको इंटीमेट कर देंगे। फेसबुक पे फॉलो करते रहें, और बाकी तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू बॉयज़।